हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है एंड एक बार फिर से 2024 के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आज हम लाइव डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल करके बैठ जाएंगे। आज के इस सेशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल को समझेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक जो एसेंशियलिटीज़ है इस एग्ज़ाम को लेकर के वो क्या है, चेंजेस हमें इस फॉर्म को लेकर के क्या क्या देखने को मिले, चाहे वो एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन को लेकर हो, चाहे वो मार्क्स के मैट्रिक्स को लेकर हो, चाहे वो चॉइस ऑफ सेंटर को लेकर हो, चाहे वो पेमेंट मोड को लेकर हो, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो आपका जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर्म फिलिंग शुरू होगा वही हम लाइव फिल करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ भी फिल कर सकते हो या फिर इस वीडियो को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर देख करके एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। बहरहाल अगर मैं आपको इस फॉर्म के बारे में बताऊं तो 17 सितंबर को सीटेट 1 दिसंबर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई थी एंड इसकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2024। सीटेट का एग्जाम 2 लेवल्स पर होता है। पेपर 1 यानी कि अगर आप प्राथमिक के शिक्षक बनना चाहते हो पहली से 5वीं तक के, तो उसके लिए पेपर 1 है। सीटेट का पेपर 2 आपको शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल करता है अपर प्राइमरी लेवल पर, यानी कि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको सक्षम बनाता है। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस इस बार ही देखने को मिल रहे हैं, एनईपी की गाइडलाइंस क्या कहती है कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, ये सारा प्रोसेस हमें फॉर्म फिलिंग से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे कि ये हमारी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग फटाफट से गूगल पे जा सकते हो और लिख सकते हो ctet.nic.in। ठीक है, मैं एक बार इसको जूम इन करके दिखा देती हूँ। ओके, ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ ctet.nic.in। आप गूगल पे जाएं, ठीक है, आप लिखें सीटेट 2024, पहली वेबसाइट खुल जाएगी ctet.nic.in के नाम से। ऐसा एक सेंट्रल पेज खुल गया है, ये ऑफिशियल पेज है। आपने यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 17 सितंबर को जो फॉर्म निकला है इसमें अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 पे जाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तब जाकर के ये पेज खुलेगा एंड आप अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालोगे। बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप एक बिगिनर है, फॉर्म को निकले हुए ही 2 दिन भी नहीं हुए, तो हमें याद रखना है कि कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता आराम से फॉर्म फिल करना है, माइंडफुली एंड केयरफुली करना है। एक एक स्टेप हमें भारी पड़ सकता है, इसीलिए अभी तक आपने यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि यूट्यूब पर चाहे वो सीटेट लेवल हो या टेट लेवल से लेकर के पीजीटी लेवल तक की कोई भी एग्जाम की परीक्षा, उसकी फॉर्म फिलिंग की वीडियो आपको यहाँ पर टीचर्स अड्डा पे मिलती है। मैं यहाँ पर खुद उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हूँ। तो पुराना वाला जो सीटेट का फॉर्म फिलिंग था वो भी मैंने किया था, वो कैसे इससे डिफरेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखेंगे कि मैं अज्यूम कर रही हूँ आप अभी फर्स्ट टाइमर है, आप यहाँ पे जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, आप यहाँ पे पहले तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में कुछ आपको डिटेल्स एंड कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिसको आपको समझना है कि ऑनलाइन फॉर्म है, लास्ट तक आप इसका प्रिंट जरूर निकालेंगे फॉर्म का। उसके बाद आपको फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, इस एग्जाम को फिल करने की फीस कितनी है। अगर मैं जनरल या ओबीसी की बात करूं, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो ओबीसी एनसीएल लिखा हुआ है उनके लिए 1000 रुपए पेपर 1 या पेपर 2 में से आप कोई भी एक पेपर भर रहे हो तो, और अगर दोनों पेपर भर रहे हो तो 1200 रुपए आपको मिलेगा, आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो, एससी एसटी या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक पेपर 1 या पेपर 2 में अपियर होने के लिए 500 रुपए देने हैं और दोनों पेपर्स में भरने के लिए अपियर होने के लिए 600 रुपए देने हैं। ये आपको मान करके चलना है एंड जीएसटी भी अप्लाई होगा एक्स्ट्रा बैंक के द्वारा। पेमेंट मोड यहाँ पे दिया हुआ है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है। जो फॉर्म फिलिंग है इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं जैसे कि पहले भी हुआ करते थे। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, फिर यहाँ पर आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। एक आपको अपने फोटोग्राफ की, दूसरा सिग्नेचर की जरूरत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या क्या इसमें गाइडलाइंस दी गई है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब हम फिल करते टाइम ही डिस्कस कर लेंगे, वही मैं आपको बता दूंगी। साथ में बता देती हूँ मैं आपको पासवर्ड कैसे कैसे सेट करना अपना रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे सेट करना जो इजी टू रिमेंबर हो, जिसको अगर आप बाद में चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो कि दूसरी थर्ड पार्टी के द्वारा कोई भी टैंपरिंग ना हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक पर्सनल क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा, उसको भी मैं आपको याद दिलाऊंगी।
तो आपने क्या करना है, टिक कर देना कि आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली है बुलेटिन में और आप फॉर्म फिल करने के लिए रेडी हो। क्लिक हियर टू प्रोसीड एंड देयर यू गो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कैंडिडेट का नेम कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल लेटर में फिल करना। मैं लिख रही हूँ XYZ। ठीक है, फादर्स नेम आप लिखना है, पूरा नाम लिखिएगा, मिस्टर मिसेस कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर डेजिग्नेशन में। ठीक है, मदर्स नेम में भी आप कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, जो भी आपका सर्टिफाइड नेम है मदर का वो लिखेंगे। ठीक है, LMN मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू इंट्रूड, मतलब कोई कैंडिडेट की इन्वेजन टू प्राइवेसी नहीं करना है मुझे, इसीलिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ईयर मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं 1960 से लेकर के आपका आज तक प्रेजेंट डेट तक, सॉरी 2009 तक कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसके बाद वाले एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1984 ये फिल कर देती हूँ, 1960 से लेकर 2009 तक याद रखिएगा। जेंडर के में आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप, इसमें आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, जो भी आईडी कार्ड के पास फोटोग्राफ है वो फिल करना है आपको, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ। ठीक है, कोई भी दूसरा गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कुछ भी फिल कर दीजिए। एंड जो भी आपका आप आइडेंटिटी टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नंबर आपके पास गिवन होना चाहिए, तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी नंबर जरूर प्रोवाइड करेंगे। क्रॉस चेक भी होएगा, तो केयरफुली डिटेल्स फिल करना जो राइट हो, गलत ना हो। अब बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, कि आप तक कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए। आपका जो प्रेमिस मतलब लोकेलिटी का नाम है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप अपनी लोकेलिटी लिख सकते हो, रामगढ़ एक्सेट्रा। ठीक है, सब लोकेलिटी में भी आप कुछ भी यहाँ पे रेफरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, कंट्री में आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, इंडिया। स्टेट में आपके पास जितने भी स्टेट्स हैं सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी एक स्टेट आप चूज कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लेती हूँ। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल लीजिए, पिन कोड जो है यहाँ पे कुछ रेफरेंस भी दे देगा और अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ईमेल आईडी के बारे में ध्यान रखना, ये हम जो फॉर्म फिल करें ईमेल आईडी में आपको या तो अपना या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर फिल करना है, ताकि OTP आए आपके पास फाइनल सबमिशन के लिए, फ्यूचर कम्युनिकेशन करनी हो अगर सीटेट को तो वो भी किया जा सके, बहुत ही कन्वीनियंट रखना। ईमेल में देखिए आपको ईमेल आईडी बहुत केयरफुली फिल करनी है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन ईमेल आईडी के थ्रू होगी। तो यहाँ पे आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखिए, आपका नाम है अगर उमा, ठीक है, तो उमा जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है जहाँ सारी कम्युनिकेशन होते हैं वो लिखिए, जो भी gmail.com है वो सेट कीजिए। आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, कॉपी नहीं कर सकते हो, याद रखना ये और ये सेम हो, वरना प्रोसेस में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ये जो भी आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ 2-2 बार कॉपी कर लिया। कोई रैंडम मोबाइल नंबर है, मान लो मैं यहाँ पे कोई भी उल्टी गिनती लिख दिया मैंने, बट लेजिटिमेट हो, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, उस हिसाब से आपने फिल करना है अपना फॉर्म। अब आपके पास अगर कोई लैंडलाइन नंबर है STD कोड के साथ या कोई और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो जरूरी नहीं है इसको फिल करना, बट अगर आप चाहते हो करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ। अब जो आपने एड्रेस यहाँ पे डाला है, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो, कोई डॉक्यूमेंट जाना हो, अगर वो एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस से जहाँ पे आप रहते हो सेम है, तो आप लिखिए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी। काइंडली सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो हमने नहीं किया है तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अजमेर कर दिया मान लो मैंने, अपने आप आ गया ये। तो यहाँ पे अब देखो, मैं सेम एज अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए नहीं आया था, यहाँ पे देखो टिक हो गया कि परमानेंट एड्रेस और आपका जो हाउस रेजिडेंस है, प्रेमिस है, वो सेम है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए। बट अगर अलग है तो आप इसको टिक मत कीजिए, आप अलग से प्रोवाइड कर दीजिए ये सारा कुछ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पासवर्ड पे। आपका मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल लेजिटिमेट हो, ऑथेंटिक हो, डबल चेक करके डालना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पासवर्ड की। अब पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको एक रेफरेंस लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने पासवर्ड में लिखा हुआ है कि आपका 8 to 13 कैरेक्टर्स का लंबा पासवर्ड हो। ठीक है, दूसरा एक अपर केस अल्फाबेट हो, मतलब कैप्स लॉक ऑन करके, एक लोअर केस हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, मान लो
और एटलीस्ट हो, कम से कम ये आपका पासवर्ड को स्ट्रांग बनाएगा। मान लो मैं 8 लेटर्स का ये लिख रही हूँ, मैंने पहला लेटर कैप्स लॉक ऑन कर दिया, ए, इजी टू रिमेंबर, बी सी डी ई एफ जी, 8 तो यही हो गए। एक लेटर मेरा कैप्स लॉक ऑन में है, बाकी सारे स्मॉल में, इजी टू रिमेंबर। अब स्पेशल कैरेक्टर्स में न्यूमेरिक वैल्यू डाल देती हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, ठीक है, आपने डाल दिया ऐसे, ये एज इट इज हो गया सीधा सीधा। आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो सिंबॉलिक होते हैं वो आप डाल सकते हो, जैसे आपने एंड डाल दिया, हैशटैग डाल दिया, इनमें से आप कुछ भी जो आपको इजी टू रिमेंबर हो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे करके आपका 13 डिजिट के अंदर अंदर पासवर्ड बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी देखो एक्सीड कर रहा है, तो इसमें आप क्या करो, ये हटा दो, ये हो गया 13, बस यहाँ एंड तक रहने दो। ये आपकी सारी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। ओके, इनमें से आप एक लेटर भी कम कर सकते हो, जैसे आपने 6 लेटर का कर लिया, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, पूरा हो गया आपका काम, राइट। तो ऐसे करके आपको जो है पासवर्ड अपना सेट करना है। यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखिए, ठीक है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा आपको लिखना है पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसलिए कभी आप पासवर्ड भूल जाओ, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका बैकअप होगा। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस है। आप कौन सी वेबसाइट रेयरली विजिट करते हो सबसे कम, ठीक है, उसके बारे में लिख दो। आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, आपका इकलौता, और कैप्स लॉक ऑन में लिखना सब कुछ, ताकि कभी आप पासवर्ड भूल जाओ तो वो डिटेल्स डालने में आपको परेशानी ना हो, रॉन्ग पासवर्ड ना आ जाए। बाय डिफॉल्ट कैप्स लॉक ऑन कर लेना। आपका नेबर का, पड़ोसी का पेट नेम नाम क्या था या है, रजिस्ट्रेशन नंबर पहले व्हीकल का क्या था, आपने पहला व्हीकल आपके घर में कोई हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, जो भी चीज आपको सबसे आसान लगे आप उसको टाइप कीजिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालिए। अब यहाँ पे आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेम इंसर्ट करना है, जैसे कि ये 6MH425। जैसे ही मैं ये सबमिट करूंगी ना, मेरे पास ओटीपी आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो हम फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको मैंने पूरा स्क्रीनशॉट्स के साथ सेव किया है, ठीक है। यहाँ तक सारी बात हो गई है हमारी, क्या क्या हमें करना था। अब जैसे मैं यहाँ पे पहुंचूंगी, मेरे पास एक फाइनल कंफर्मेशन, एक नोट आ जाएगा कि अगर आपको कोई डिटेल चेंज करनी है तो एडिट पे जाओ, वरना सबमिट करो और ओटीपी आपके पास आएगा। आई अग्री पे जाना, सारे एसेंशियल्स को टिक कर देना कि आपने सब कर दिया है। जैसे आप ये करोगे तो आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। ये सारा आपके पास खुल के आ जाएगा कि आपको इसमें कुछ एडिट करना है या जो आपके द्वारा फिल किए गए एसेंशियल्स है वो सारे सही है, तो सबको इनको टिक कर देना कि आप सारी डिटेल सही प्रोवाइड कर रहे हो। ये आपके लिए डिक्लेरेशन है रजिस्ट्रेशन में, अगर कुछ गलती है तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो, इसलिए ध्यान से करना। आई अग्री पे जाना, अगर आपको एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट पे जाओ, वरना सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे जाओ। तो इस पे चले गए हम, हमारे पास दोबारा कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। ओटीपी के लिए हमने यस कर दिया है, हमारे पास यहाँ मोबाइल नंबर में ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, ये ओटीपी आ गया एसएमएस में। हमने क्या करा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो आप देख लेना, ओटीपी जैसे ही आएगा आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे चले जाइए। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे गए, आपके पास ये पूरी विंडो खुल जाएगी, आपको अब क्या क्या फिल करना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी फिल कर दी है, ओके। अब यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है, बाकी सारे स्टेप्स आप इनकम्प्लीटेड है। आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया, इसको आप सेव करके रखना। उसके बाद अब आप पर्सनल डिटेल्स पे जाओगे, क्योंकि अब इस स्टेप पे हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। जैसे हम इधर गए तो मेरे पास में सबसे पहले आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स में नेशनैलिटी क्या, इंडियन, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं कैटेगरी, अब मैं कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरी ये जो एग्जामिनेशन फी है वो इसी अकॉर्डिंग जो है चेंज होगी, वेरी करेगी। जनरल, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास एक नीचे ऑप्शन आता है, आप क्या बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी की गाइडलाइन में आते हो, तो 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत यस और नो, नो करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, बट अगर यस कर रहे हो फॉर एग्जांपल तो क्या आएगा, यस किया मैंने। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर इम्पेयर्ड है, हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड है, डेफ एंड डम वाली जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड हो, लो विजन है, देख नहीं पा रहे हो, कोई दूसरी कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन द्वारा जो दी गई है, नोटिफाइड है। उसके बाद सेरेब्रल पैल्सी है, लोकोमोटर इम्पेयर्ड ऑर्थो के साथ साथ लिमिटेशन है राइटिंग में भी,
उसके अलावा हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड है, इसके साथ में लिमिटेशन है राइटिंग में। कोई दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपको लिमिटेशन है राइटिंग में, तो उसके वो भी ऑप्शन है। लोकोमोटर इम्पेयर्ड में बीए है, वो भी एक ऑप्शन है। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी ऑप्शन है, मल्टीपल डिसेबिलिटी विद लिमिटेशन इन राइटिंग भी ऑप्शन है। अगर आप कोई भी एक ऐसा चूज करते हो विद लिमिटेशन इन राइटिंग, कोई भी ऑप्शन, ठीक है, तो इस केस में मैं आपको बता देती हूँ, नीचे एक ऑप्शन आता है वेदर यू नीड अ स्क्राइब या रीडर, आपको स्क्राइब या रीडर चाहिए या नहीं चाहिए। ऑप्शन आ जाते हैं, नो आई डू नॉट नीड अ स्क्राइब या यस आई नीड अ स्क्राइब। ये सब सारी डिसेबिलिटीज में ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे विजुअली इंपेयर्ड में आ गया ये ऑप्शन, बट अगर आप लोकोमोटर ऑर्थो डालोगे तो ये नॉट एप्लीकेबल आएगा और आप आगे बढ़िए, स्क्राइब का यहाँ कोई यूसेज नहीं है, ठीक है। फिर एक और चीज आ जाती है यहाँ पर कि क्या आपके पास, हाँ, जैसे लिमिटेशन इन राइटिंग वाला आ गया यस और नो, इसको आप चूज कर सकते हैं कि आपके पास RPWD के अंदर आपको स्क्राइबर या राइटर की जरूरत है एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्योंकि आपकी राइटिंग में लिमिटेशन है, उसमें भी आप यस और नो लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, नॉट एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड एज अ टीचर हो, एम्प्लॉयड अदर दैन टीचर हो, तो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं करना है, बट जब आप टीचर बन जाओगे, जो भी आप सब कुछ बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, वो सारी चीजें आगे आपकी काउंट होगी। कब बनेंगे? जब हम सीटेट पास करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में बैठेंगे, उन रिटन एग्जामिनेशन में जितने भी प्रोसेस होंगे उसको पार करेंगे, जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टर्न आएगी, वहां पर ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। सीटेट का एग्जाम ये चीज डिसाइड या डिफाइन नहीं करेगा। समझ गए आप ये बात? चलिए, जैसे आप ये फिल करेंगे तो सिक्योरिटी पिन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे सिक्योरिटी पिन आपको हर जगह मिल गया होगा, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे इंसर्ट करी, सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ गई, मेरी पर्सनल डिटेल्स फिल हुई, एक डिस्क्लेमर आया, कंफर्मेशन कॉल, यस लिख दिया कि हम श्योर हैं, हमें सबमिट करना है ये सेक्शन, एंड ये दोनों चीजें मेरी डन है। अब 2-3 स्टेप्स और बचे। सबसे पहला, आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी लैंग्वेजेस कौन सी है, आप पेपर 2 अगर है तो कौन से सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहे हो, उसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका सिटी सेंटर क्या है, तो ये है आपकी एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स। तो ये एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 के लिए कर रहे हो, पेपर 2 के लिए, दोनों पेपर्स के लिए। मैं दोनों पेपर दिखा देती हूँ, वरना किसी भी एक पेपर के लिए उसकी एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। सिर्फ पेपर 1 है तो उसकी एलिजिबिलिटी पूरी हो, सिर्फ पेपर 2 है तो उसको एलिजिबिलिटी पूरी हो, बट दोनों है तो दोनों में करके दिखा देती हूँ आपको। अगर मैं दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो अब जो मेरी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगी, वो मुझे एक ही बार चूज कर लेने हैं दोनों पेपर्स के लिए, पेपर 1 के लिए भी एंड 2 के लिए भी। मेरे पास 20 लैंग्वेजेस हैं जो सीटेट मुझे प्रोवाइड करता है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सेम नहीं हो सकते, दोनों अलग होनी चाहिए, जिस पर भी आपका कॉम्पिटेंसी कमांड है। जैसे मेरी कमांड है इंग्लिश में, मैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करूंगी। मेरी लैंग्वेज 2 वो होगी जो मैंने आसपास सुना है, पढ़ा है, तो मैं हिंदी चूज कर लूंगी लैंग्वेज 2 में। तो ये मेरा हो गया है काम। स्टूडेंट्स मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज करते हैं। नॉर्थ इंडियन बेल्ट की मैं बात कर रही हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे, अब आप बात कर रहे हैं हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 1st to 5th की। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, यस ठीक है, अगर आप प्राथमिक के टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। ये कोड नंबर्स हैं, क्वालिफिकेशन आईडी, आपको यहाँ पे वो फिल करना है। तो आप देखिए आप कौन से कैटेगरी में लाई करते हैं, या तो आपके पास 12th या इक्विवेलेंट डिग्री हो, 12th पास हो, 50% आपके कम से कम मार्क्स हो उसमें, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा कोर्स हो DLED के नाम से, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी 12th या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है 45% मार्क्स के साथ, और आपने 2 साल, मतलब आपका जो DLED डिग्री है आप उसमें परस्यू भी कर रहे हो सकते हो, अपीयरिंग हो या पास्ड हो, दोनों चलेगा, दोनों इक्वली जो है एप्लीकेबल है NCT के गाइडलाइंस के अंतर्गत, ठीक है। और 45% अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, आप पास हो, परस्यू कर रहे हो, 2 साल का डिप्लोमा NCT की गाइडलाइन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। तीसरी कैटेगरी कहती है आपके पास सीनियर सेकेंडरी या उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, यानी कि 12th पास, साथ में आपके 50% मार्क्स हैं, साथ में आपका 4 साल का BLED कोर्स है, ठीक है, BLED कोर्स। चौथी कैटेगरी कहती है कि आप 12th पास हो या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, आपके 50% मार्क्स हैं, और आप 2 साल का जो डिप्लोमा परस्यू कर रहे हो वो स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हो, DLED इन स्पेशल एजुकेशन, तो आप एलिजिबल माने जाओगे। तो ये 4 कैटेगरीज में आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो तो वो कोड आपको मेंशन करना है।
अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन 6 to 8 उच्च प्राथमिक के लिए, तो यहाँ आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो डीएलएड और बीएड और दोनों डिग्रीज इक्वली एलिजिबल है, दोनों मान्य है। अब ये कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज, उच्च प्राथमिक के लिए आपके पास ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है। और इसके साथ में आपका जो 2 साल का डीएलएड है वो या तो पासिंग में हो या अपीयरिंग में हो, दोनों में काउंट होगा। अगर आपके पास दूसरी कंडीशन है 50% मार्क्स है अपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब आपका 3 साल का ग्रेजुएशन या 2 साल के मास्टर्स में से किसी भी एक डिग्री में 50% मार्क्स है और आप बीएड डिग्री या तो परस्यू कर रहे हो, पास कर चुके हो, तो आप एलिजिबल हो, मान्य हो। दूसरा कोड ये कहता है। तीसरा कोड ये कहता है कि आप ग्रेजुएट हो 45% मार्क्स के साथ, साथ में आप जो है बैचलर इन एजुकेशन जो बीएड है परस्यू कर रहे हो या तो या पास हो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है, या उस डिग्री के थ्रू। नेक्स्ट पे बात करते हैं। चौथा कोड कहता है सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12th या उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स है आपके कम से कम, साथ में आपका 4 साल का बीएलएड कोर्स हो, या तो आप उसे परस्यू कर रहे हो या पास कर चुके हो, दोनों वैलिड होगा। पांचवा कोड कहता है 12th पास स्टूडेंट या उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स लाया हो, साथ में 4 साल का वो बीए या बीएससी ऐड कर रहा हो या फिर बीए ऐड के साथ बीएससी ऐड कर रहा हो, तो ये इक्वली वो एलिजिबल होगा। छठा कोड कहता है आप ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ और आप परस्यू कर रहे हो अपनी बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या आपने पास भी कर लिया तो भी आप एलिजिबल हो। सातवां कोड कहता है कोई भी कैंडिडेट यार, अगर आपके पास में बीएड प्रोग्राम है एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, टेट लेवल के लिए, सीटेट लेवल के लिए बिल्कुल एलिजिबल है वो, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट गाइडलाइन है, उसी को थोड़ा सा हमने स्ट्रेच किया हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, 8वीं कैटेगरी कहती है अगर आपके पास मास्टर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, या उसके कोई भी इक्विवेलेंट ग्रेड है, साथ में आप जो है बीएड या एमएड का आपके पास एक इंटीग्रेटेड कोर्स है 3 साल का, आपने या तो उसे पास किया है या परस्यू कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। तो ये 8 कैटेगरी में से किसी भी आप एक कैटेगरी के अंदर लाई करते हो तो वो कोड आप चूज करके आगे बढ़ सकते हो। फॉर पेपर 2, पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट्स 2 ही ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें मैथ्स प्लस साइंस या फिर सोशल साइंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर लेना। अब जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मैम उच्च प्राथमिक के लिए बीएड कैसे मान्य है, मैं उन्हें बता दूं। जैसे कि कुछ जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, जो अपने 6ठी से 8वीं के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, 9वीं 10वीं के लिए अलग कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम, तो वहां पे 6 to 8 कैटेगरी के लिए आपका डिग्री और डिप्लोमा दोनों मान्य होते हैं, क्योंकि 9-10 कैटेगरी के लिए उनका अपना बिहार का स्टेट एग्जाम होता है। पर अगर मैं बात करूँ केवीएस की, ठीक है, एनवीएस की, तो वहां पर आपका सीटेट डिग्री 6 to 10th के लिए मान्य होता है, वहां पे आपको बीएड डिग्री की ही सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है। तो सीटेट अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि ये नौकरी का एग्जाम नहीं है, पात्रता का एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होंगे, इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी या आप अपीयर होंगे, मान्य होंगे उन रिटन एग्जामिनेशंस के लिए जो वो अपना खुद का सेपरेट नोटिफिकेशन सेंड करेंगे और नियमावली आप तक पहुंचाएंगे। तो स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर ये नियमावली वेरी कर सकती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है ये सारी चीजें। आपको बस ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी जो है अभी के लिए सीटेट लेवल पर है, ये आपका कोई फाइनल आपको डिसाइड नहीं करता है मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो इस एलिजिबिलिटी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है कि अगर आप क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके पास या तो डिप्लोमा हो एजुकेशन में जो कि प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अंतर्गत, या फिर आपका डिग्री हो। डिप्लोमा होगा आपका 1st to 5th के लिए और डिग्री इन एजुकेशन 6 to 8 के लिए होगा, पर डिप्लोमा इन एजुकेशन 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है एज आई टोल्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन सिटी की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपका करंट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आपका सारे चॉइस है। तो मतलब अगर आप एग्जाम स्टेट चूज कर रहे हो तो आप, अगर आपने राजस्थान भरा था तो वहां पे आपके पास वही इकलौती चॉइस है, आप कोई और सेंटर नहीं चूज कर सकते हो स्टेट के लिए।
स्टेट वाइज आपको चारों ऑप्शंस में राजस्थान ही फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम सिटी। तो राजस्थान के कुछ सिलेक्टेड सिटीज ही हैं जहां पर आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, ऐसे नहीं कि सारे सिटीज में एग्जाम मिल जाएगा, तो कुछ लिमिटेड है। जैसे राजस्थान में अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अपने स्टेट या सिटी के आसपास की आप प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हैं। अब जो भी आप 4 चॉइसेस प्रेफरेंसेस डाल रहे हो, सबसे पास, फिर उसका दूर, उसका दूर, उसका दूर, उसमें आप कोई भी 2 या 3 या चारों जो सिटीज सेंटर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं, चारों आपको अलग अलग ही फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन में से ही आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपका एग्जाम सेंटर वाला डिटेल फुल फिल होगा तो फिर एक डिस्क्लेमर आएगा, क्योंकि आप सबमिशन पे जाओगे, आप ये वाला जो सिक्योरिटी पिन है वो फिल करोगे, तो यस पे जाना, सबमिट हो जाएगा। तो आपने जो है ये 3 चीजें फुलफिल कर ली है। अब आप जा रहे हो अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर, मतलब आपका जो अचीवमेंट है, आपकी डिग्री डिप्लोमा किसमें, जो पेपर 1 के लिए वो सिर्फ अपनी डिप्लोमा डिग्री के बारे में शेयर करेंगे, जो पेपर 2 के लिए अपीयर हो रहे हैं वो डिप्लोमा या जो डिग्री इन एजुकेशन है उसकी मार्क्स के बारे में आपका जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो शेयर करोगे, जो दोनों पेपर्स के लिए वो दोनों शेयर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा इन एजुकेशन के लिए आपके ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको मैं एक एक करके एक्सप्लिसिटली डिस्कस करूंगी। डिग्री इन एजुकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन देखेंगे, ये रिक्वायरमेंट्स है आपके पास दी गई है। फिर आएगा सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑफ डिप्लोमा की बात करूं तो आपका जो स्टेटस है डीएलएड को लेकर के या बीएलएड को लेकर के, वो पास्ट है या अपीयरिंग है वो फिल करना है। अब कोई चेंज नहीं है इसमें, 1970 से लेकर के 2024 तक की कोई भी डिग्री यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, परसुइंग और पास दोनों में। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स या स्ट्रीम। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन, यही आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आप फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कौन से बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने पास किया था। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस, मतलब ये बहुत सारे नेम्स आपको गिवन है, रैंडमली आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम जो है इंसर्ट करके देखना, सर्च कर लेना अल्फाबेटिकली, आपको 400-500 यूनिवर्सिटीज के नाम हम प्रिटी श्योर मिल जाएंगे। जो भी आपका लाइक करता है उसमें चूज करना ना, कर लेना, नहीं मिल रहा है तो अदर्स लिख के आगे बढ़ना, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, अदर्स लिख के आगे बढ़ो। वहां पे आपके मार्क्स पूछे जा रहे हैं। तो आपका रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था या सीजीपीए था, ये आपको चेंज दिख रहा है, वरना आपको अपने आप ही वो फिल करना रहता था। तो अगर सीजीपीए है तो 10 में से निकलेगी, ये आपको चूज करना है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपका 10 ही रहता है, तो यही चूज करना, इसी में से आपके मार्क्स निकलेंगे। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपने कितनी सीजीपीए ऑब्टेन करी ये आप खुद से लिख रहे हो, सीजीपीए आपको खुद ही निकाल कर दे देगा। पर अगर आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज में था तो टोटल मार्क्स आपको मैन्युअली फिल करने हैं, कितने मार्क्स आपने लाया वो आपको मैन्युअली फिल करना है, ये परसेंटेज खुद से निकाल के दे देगा, मार्क्स परसेंटेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट, हाँ ये तो हो गया। तो जो हमारा डिग्री इन एजुकेशन है उसमें भी आपको यही फिल करना है, पास्ट स्टेटस, पास्ट अपीयरिंग, ईयर ऑफ पासिंग 1970 से लेकर 2024 तक, कोर्स स्ट्रीम नेम, आपने जो भी कोर्स किया है उसमें एक ही चॉइस है, एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री वाला, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको अलग दिए जा रहे हैं। रिजल्ट मोड जो हमने डिप्लोमा का फिल किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन करे, ग्रेड पॉइंट, उस हिसाब से फिल करेंगे। सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपका ये बिल्कुल सेकंड लास्ट स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको सिर्फ अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए। फोटोग्राफ में फेस दिखना चाहिए क्लियरली, सिग्नेचर में सिग्नेचर क्लियरली दिखना चाहिए। तो आप क्यूआर जो जैसे कैम स्कैनर है तो वैसे करके अच्छे से स्कैन कर सकते हो। फोटोग्राफ के लिए रिक्वायरमेंट है जेपीजी फॉर्मेट हो, मिनिमम साइज आपका 10 KB हो, मैक्सिमम साइज आपका 200 KB हो, बस 10 to 200 KB। जैसे ही आप अपलोड करोगे यहाँ पे आपका इमेज आ गई, डॉक्यूमेंट आपके फोन में या कंप्यूटर में कहीं सेव्ड होगी, आपने क्लिक किया, मैं ब्लर कर दूंगी, अगेन मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो वहां पे क्रॉपिंग का ऑप्शन आता है कि आपकी फोटो पूरी नहीं आ रही, मिनिमाइज कर दो साइज को, मैक्सिमाइज कर दो, माइनस और प्लस का ऑप्शन आता है, एडजस्ट कर लेना। फोटो में शक्ल क्लियरली दिखना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड हो, याद रखना, ठीक है। अपलोड कर लेना, एक्शन पे जाओ, अपलोड करो, लिखा आ जाएगा सक्सेसफुली अपलोडेड, तभी आगे बढ़ोगे, वरना ये अपलोड नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है तो जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, मिनिमम 4 KB साइज है, मैक्सिमम 30 KB साइज है। अपलोड पे जाओगे, सिमिलरली अपलोड एक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये ढंग से अपलोड हो गया तो यहाँ लिखा आएगा
क्लिक हियर टू व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, क्लिक हियर टू व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तभी पता चलेगा कि आपने जो है अपलोड कर दिया है। सिक्योरिटी पिन यहाँ इंसर्ट करोगे 57QG25, चिंता मत करो, मेरा सिक्योरिटी पिन आपका बिल्कुल अलग होगा, ये सबके लिए यूनिक है। जैसे ही आपने ये इंसर्ट कर दिया है तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ सकते हो आगे। नेक्स्ट पे अगर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए फिर से एक डिस्क्लेमर आएगा, यस पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइनल सबमिट लेफ्ट बार फ्रॉम द मेन्यू, ये फाइनल सबमिट है, पूरा फॉर्म अब आपको दिखेगा, जो भी आपने फिल किया है क्लोज कर देना, यहाँ कोई ओके ओके नहीं है, क्लोज पे जाओ, यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म है, नाम है, एप्लीकेशन नंबर है आपका, इन सब पे टिक आ रहा है क्योंकि आप ये फिल कर चुके हैं, और ये आपका फाइनल फॉर्म है, जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो सब आपको प्रोवाइड करके ये दे रहा है, ठीक है। जैसे आप लास्ट में जाओगे, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो टिक 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 सब पे टिक करना, आई एग्री कि सीबीएसई के रिगार्डिंग मेरी सारी डिटेल सही है, अगर फॉल्स है तो मैं जिम्मेदार हूँ। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे जाएंगे, टिक 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 कर दिया है मैंने, ठीक है। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, फिर से कंफर्मेशन मांग रहा है, यस लिख दीजिए, बिल्कुल नहीं है तो देखो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओ, जाकर एडिट करो। और आपका जो ईमेल आईडी है ना अभी भी वेरीफाई करनी बाकी है, तो एक बार क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी आएगी, ठीक है, सिक्योरिटी पिन ये आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आप यहाँ पे या तो आपको ईमेल आईडी चेंज करनी है या फिर आप सबमिट कीजिए, सबमिट कीजिए, ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, ओटीपी आएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ये ईमेल आईडी है, यहाँ ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देना, और जैसे ही वेरीफाई करोगे तो यहाँ लिखा जाएगा योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। आप होम पेज पे जाइए, होम पेज पे जाने के बाद में अब यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो, तो या तो आपको एडिट करना है या फिर आपको पे करना है। तो ये फाइनल सबमिशन जब आपका हो गया तो आप फी पेमेंट के लिए अब आगे बढ़ रहे हो। आपका ईमेल मोबाइल नंबर तो पहले वेरीफाई हो गया था, ईमेल आईडी भी अब आपने वेरीफाई कर लिया, तो अब आप लास्ट प्रोसेस पे हो अपने फी पेमेंट के। फी पेमेंट में मैं आपको बता देती हूँ, एक ही मोड है, ऑनलाइन मोड, इस पर क्लिक करना, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाना, आपके पास में जो है डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको। जैसे ही आप जाओगे फी पेमेंट के लिए फिर से डिस्क्लेमर आएगा, ओके पर क्लिक करना, यहाँ पर अब आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, ये आपकी सारी डिटेल्स है कैंडिडेट की, आप इस पे क्लिक करना, पेमेंट प्रोवाइडर, 3 में से कोई भी एक मोड पे आगे बढ़ना, प्रोसीड पेमेंट, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में, यहाँ आप जाएंगे। सबसे पहला मैं यूपीआई सिलेक्ट करूँ अगर, तो यूपीआई में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक स्कैनर आ जाएगा क्यूआर, मैं अपने फोन से स्कैन करूंगी क्यूआर, पेमेंट कर दूंगी 600 रुपए और मेरी पेमेंट हो गई। दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्यूआर, क्यूआर में मैं क्या करूंगी, कोड दिखाने के लिए यूपीआई आईडी डालूंगी अपनी, ठीक है, 600 रुपए पे करूंगी और सबमिशन हो गया। तीसरा ऑप्शन है मेरा क्रेडिट या डेबिट कार्ड, कार्ड नंबर डिटेल डालूंगी, कार्ड में जो लिखी होती है, एक्सपायरेशन डेट, सीवीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम, मेक पेमेंट जाऊंगी, ओटीपी आएगा, पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे चार्जेस भी आपकी जीएसटी कन्वीनियंस फी है 18%, तो उसके अलावा कन्वीनियंस फी भी आपकी 20 रुपए, तो 623 रुपए, 623.6 रुपीज आपके बन जाते हैं, फिर मैं प्रोसीड करूंगी, तो ये एक ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन था मेरा नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग में मेरे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल के या यूजर आईडी डाल के अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लूंगी। जैसे ही मेरा पेमेंट हो जाएगा तो आप ये मान करके चलेंगे कि ये मेरा फाइनल स्टेप है, और मैं पीडीएफ बनाकर जो है स्क्रीनशॉट ले लूं, पीडीएफ बनाकर प्रिंट जरूर निकाल लूं अपने फाइनल फॉर्म का। समझ गए बात? तो मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा देती लेकिन सब ब्लर हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि 1 महीने बाद ये वीडियो गायब हो जाए। हर वो स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो फॉर्म फिलिंग को सीरियसली लेना चाहता है, फॉर्म फिलिंग को फिल करके अपनी तैयारी को भी साथ में जारी रखना चाहता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर आप 2 घंटे में एक फॉर्म फिल कर रहे हो तो कम से कम हम आपको शॉर्ट वे में साथ साथ एक ऐसा माध्यम दे सकते हैं जिसमें आप शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से अपने सारे डाउट्स क्लियर करके एक प्यारी सी, मतलब एक अच्छी, एक प्रिसाइज वे में फॉर्म फिल करना सीख सकें, ताकि आप अपना एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी तैयारी को जो है मेजर कर सको। सो हैविंग सेड दैट, सिर्फ फॉर्म फिल करना एग्जाम पास करने के मुकाबले नहीं हो सकता है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 17% स्टूडेंट्स इन टोटल पास हो पाते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो अगर आपको टाइम आपके पास वैसे भी कम है, 1 दिसंबर के लिए तैयारी करनी है, स्पेशली पेपर 2 के लिए करनी है, हमारे बैचेस अरे 24/7 पर आउट हैं, आप उसे
देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएंगे अरे 24/7 पर, वेबसाइट या एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको अलग अलग पेपर्स दिख रहे हैं। तो हमारे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आपके लिए ये स्पेशल कोड है Y449, जो दिलाएगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आपकी तैयारी को टॉप नॉच। सीटेट के बाद जर्नी खत्म नहीं होगी, तैयारी जीत की शुरू होगी। तो 2025 में टीचर बनना है आपको। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको ये फॉर्म फिलिंग का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें। इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी है तो अपनी बात ज़रूर पहुंचाएं, बिकॉज मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जहां पे होगा या मिलेगा जवाब आपके हर सवालों का। थैंक यू सो मच।